has to be always same. अभी तक हमने कंस्ट्रेंट के नाम पे पहला पढ़ा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. जस्ट रिकैप. लॉज ऑफ मोशन में बेसिक इतना पार्ट था वो हम खत्म कर चुके हैं. ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, राइट. हमने फिर स्टार्ट किया था कुछ कॉमन फोर्सेस जिनकी एनालिसिस करनी स्टार्ट की थी वन बाय वन. सबसे पहला था वेट, देन नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और बस. अभी ये 3 फोर्स के नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और वेट, और उन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या था? अगर कोई भी दो बॉडीज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उनके मोशन velocity component or acceleration component along the length of string has to be always same. स्ट्रिंग के डायरेक्शन में उनके वेलोसिटी कंपोनेंट, एक्सेलरेशन कंपोनेंट सेम होने चाहिए. अगर नहीं होंगे तो ये टूट जाएगा. जैसे वन ऑफ दिस एग्जांपल आई थिंक वी डिड, ये है स्ट्रिंग. सपोज v1 cos alpha has to be equal to v2 cos beta. अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं हुए तो स्ट्रिंग बीच से ब्रेक हो जाएगी. करेक्ट. ये डिस्कस कर चुके हैं हम, कर चुके हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. हाँ. इसी का दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज कोई रॉड है, दिस इज अ रॉड, a ladder or rod kept between a wall. This angle is 60 degree. अगर ये इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड A is skidding, find the speed of end B. Rod is slipping between a horizontal surface and vertical wall, perfectly smooth. Find the speed of end B. आयुष, आपने सिलेबस भेजा था, वो आपको एपी सर की क्लास से कवर करना है. ग्रेविटेशन तक सर ने करा दिया. So that syllabus is already done. You have to revise, and if there is any doubt, you can ask me or sir also. ये इधर और ये नीचे. Again, since it is a rod, सेम कहानी, दोनों एंड पे वेलोसिटी along the string और along the rod has to be equal. अगर डिफरेंट होगी तो एक एंड आगे निकल जाएगा, दूसरा एंड पीछे रह जाएगा, जो कि नहीं होता. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड. ठीक. क्या हुआ? टेंशन में पीछे छुप के बैठ गया आज. व्हाट हैपेंड? सीम लिटिल स्ट्रेस्ड. वैक्स जिस थोड़ी तो टेंशन देती है शुरू शुरू में, क्यों? जब तक समझ में ना आया तब तक. ये रस्सी है, स्ट्रिंग के दोनों एंड पे हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, नहीं होगी तो टूट जाएगी. सो दिस इज A5. इस साइड में कंपोनेंट आएगा 5 cos 60, 60 90, so that angle become 30. वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया v cos 30. v cos 30 from the end B, it should be equal to 5 cos 60. स्ट्रिंग या रॉड की लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए. दिस वाज वन कंपोनेंट. ये हमने कुछ एक केस किया था, राइट. यही रिलेशन होगा इनके एक्सेलरेशन में, जब हम बाद में एक्सेलरेशन को असेस करेंगे. सेकंड कंस्ट्रेंट था पुली. पुली कंस्ट्रेंट. पुली कंस्ट्रेंट इज आइडियल. पुली के ऊपर से अगर स्ट्रिंग पास होती है, मल्टीपल स्ट्रिंग, जितने भी ब्लॉक्स हैं उन पे लगने वाले टेंशन और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट का समेशन 0 होगा. P dot A summation is always 0. और इसका लॉजिक क्या था? बिकॉज टेंशन इज डूइंग वर्चुअल वर्क. टेंशन ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफ ऊपर पुल कर रहा है पुली पे, बट काउंटर पार्ट उतना ही नीचे भी जाएगा. सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन नेगेटिव ऑल्सो, एंड टोटल वर्क डन इज 0. उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि स्ट्रिंग की जहां पर स्ट्रिंग में फोर्स लगता है उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. String is always inextensible. If there is no displacement, that means it will have 0 work done. समझ आ रहा है?
बैकग्राउंड में पुराना रिवीजन होना चाहिए तभी ये पूरा आएगा, वरना तो ये पता नहीं क्या है कुछ भी हो रहा है। स्पीड बढ़ाओ बेटा, ऐसे धीरे धीरे 2 साल लगेंगे। 1-2 दिन की छुट्टी करो स्कूल में अगर मिलती है तो, नहीं तो वीकेंड पे सुबह से लेके शाम एक दिन में बैठना पड़ेगा 6 to 8 hours। हमारा भी हो रहा है रिवीजन, क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? निकालो यार थोड़ा एफर्ट लगा के ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे छोड़ोगे तो। पुली के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल फ्रॉम एसएल अरोड़ा, ताकि आपको एसएल की भी थोड़ी सी इज्जत हो। कुछ लोग एसएल नहीं करते सोच के एसएल इज वेरी 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 बेसिक बुक लाइक एनसीईआरटी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हमने कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर। Calculate the acceleration of each block, m1, m2. Suppose m2 is 10 kg, m1 is 5 kg. Calculate acceleration of each block. And tension string, but वैसे बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में है, हम थोड़े से फ्राइडे को करेंगे। अभी both the blocks are connected with a different string, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। हम पहले एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे, उनमें रिलेशन निकालेंगे, फिर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। These are the 3 steps. First step is finding the relation between their acceleration. m1 वाले का ले लिया a1 और m2 वाले का नीचे ले लिया a2. What is the relation between a1 and a2? m2 का a2, m1 का a1। Sir, A1 is equal to twice of A2. A1 is equal to twice of A2. Okay, एक आंसर आ चुका है, प्लीज चेक एंड वेरीफाई। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मैंने कई सारे मेथड बताए थे। हाँ कैसे? लास्ट क्लास के नोट्स को थोड़ा सा पलटो पीछे। एक मेथड था मेथड ऑफ एवरेज बाई 2। हाँ उसी को अप्लाई करना है। ये पुली मूव कर रही है, इसके राइट साइड में स्ट्रिंग का एक्सलेशन कितना होगा ईशान? ये तो बंधी हुई है ना, कुछ नहीं होगा, 0। इधर का कितना होगा? ये राइट में a1 उतना ही नीचे आएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। सिंपल है, कॉमन सेंस। जितना ये मूव करेगा उतने तो नीचे आएगा, जितनी वेलोसिटी से आएगा उतनी वेलोसिटी से आएगा। अब लगा दो यहाँ पे एवरेज मेथड। पुली के एक साइड पे स्ट्रिंग का एक्सलेशन 0 है, इधर a1 है, दोनों का एवरेज होगा a2। खत्म, a1 इज इक्वल टू 2a2। तो इसमें जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन तक लो चाहे। यस बॉस, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? फिर मुस्कुराओ यार, क्या? Draw the forces and second step is the acceleration. A1 is equal to 2a2। अगर ये मेथड नहीं अच्छा लगे तो और भी बहुत सारे मेथड थे। बड़ी वाली रस्सी में टेंशन ड्रॉ करते हैं, दिस इज दी टी 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 टी, नीचे 2t ऊपर 2t। वो पहले एक्सलेशन निकालेंगे, फिर सेकंड स्टेप में वही करेंगे। पहले एक्सलेशन में रिलेशन निकालना जरूरी है, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। HC Verma is one of the best book to start this type of question. हमारे डीपीपी में भी है, बट HC Verma में भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फीलिंग लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। ऋषि ये आ गया समझ? क्या किया? कैसे निकाल लिया? निकाल तो लिया।
क्या था फॉर्मूला? सर वो इस साइड वाले जो वायर है हाँ, उसको दीवार से टाइम तो उसकी जीरो एक्सेलरेशन इसकी जीरो एक्सेलरेशन है। दूसरी तरफ वाली जो पुली वाली नीचे जा रही है ये वाला वो दोनों का एवरेज। इसकी इक्वेशन क्या होगी फोर्स की? वंशिका, इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ F1। आंख बंद करके नहीं आएगी, यहाँ पर है वो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इक्वेशन लिखनी है। फोर्स कितना लग रहा है इससे? फोर्स फोर्स पुराना वाला रिफ्रेश कर दो, अभी यहाँ पे देखो, आप दिमाग में कहीं ढूंढ लो। इट्स फिजिक्स, इट्स नॉट मेमोरी सर्च। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इस पे फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस? यहाँ देखो ना, कहाँ देख रहे हो? Tension T is the only force acting. Force is equal to mass into acceleration. That's the only equation for first. F is equal to ma. Mr. Vivek, equation for M2. ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका वेट ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आएगी इसकी इक्वेशन? M2G कौन बता रहा है? पहले अपना संभालो। M2G माइनस ये नीचे इक्वल टू 0। M2G minus 2T is equal to M2A2. This is equation for M2. Net force is equal to mass into acceleration. Acceleration में तीसरा रिलेशन हम पहले निकाल चुके हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? बचपन में भी था, कर दिए 9th में। नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या ये सुना है ना कहीं, देखा फिजिकल डे में? ये नीचे M2G ऊपर 2T, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए। नेट रिजल्टेंट दोनों का M2G माइनस 2T। अब इनको सॉल्व कर लो। तीसरी इक्वेशन A1 इज इक्वल टू 2A2। सो M2 इज इधर T और इधर T। पुली पे ऊपर लग रहा है 2T, तो नीचे भी 2T लगेगा, नहीं तो पुली टूट जाएगी। आइडियल पुली इज आल्सो मासलेस। मासलेस मींस जीरो फोर्स। गोविंद, Yes, sir. हाउ आर यू? Sir, fine, sir. सर आ गया? तुम ऑफलाइन आने वाले, तुम भी नहीं आ रहे हो अभी, क्या चक्कर है? सर अभी सर एक्चुअली क्या वो फैमिली इमरजेंसी करके आई एम आउट ऑफ सेशन सर। अच्छा, ओके। A1 is 2A, so A1 को पुट कर दिया 2A। सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड ऐड 2T कैंसिल। 100 10 into 2 20 plus 30 30A। A is equal to 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़े सिंपल से स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहले निकालना है एक्सीलरेशन में रिलेशन, दूसरे में बनानी है इक्वेशन ऑफ फोर्स। अब वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसीलिए मैं कह रहा था आपको मेमोरी सर्च नहीं करना है, यूज योर ब्रेन। वो 10th से बाहर आ चुके हैं। जो 4 फॉर्मूले लिखे होते थे 10th की बुक में, उन्हीं पे न्यूमेरिकल अगर आते थे तो आते थे, वरना नहीं आते। राइट? अभी आपने फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और उसका एप्लीकेशन सीखना है। दिस इज अ पुली कनेक्टेड ओवर स्ट्रिंग। इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एक आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है। दिस इज वन सिंगल स्ट्रिंग, टेंशन हर जगह पे सेम है, टी 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 टी। सेकंड स्टेप, ये ब्लॉक अलग रस्सी से अटैच है। दिस इज द डिफरेंट स्ट्रिंग, सो दे वोंट हैव सेम एक्सलेशन, दे विल हैव डिफरेंट एक्सलेशन। तीसरा स्टेप, इन दोनों में रिलेशन। एक एवरेज मेथड था और हमने 3-4 मेथड और किए थे, बट एवरेज मेथड इज इजियर वन। तो हमने सीधे निकाल लिया उनके एक्सलेशन में रिलेशन। फिर फोर्स, और फोर्स से सॉल्व करके टेंशन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। राइट?
सो दैट्स द डिफरेंस, और ये एक्चुअली में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपने 10th में फिजिक्स पढ़ी और जो 11th में फिजिक्स पढ़नी है। मेमोरी यूज नहीं करनी, सिर्फ एप्लीकेशन करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सर ये कौन सी केस एक्सेलरेशन है? ए किसकी एक्सेलरेशन थी, किसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे थी? A2 किसका है? M2 का, यानी 10 kg वाला इतने से नीचे जा रहा है और 5 kg वाला का एक्सेलरेशन इसका डबल होगा, that will be 20/3. Acceleration of 10 kg block is 10/3 downwards. Acceleration of 5 kg is 20/3 towards right side. ये है SL अरोड़ा का क्वेश्चन। यस, तुम्हें तो समझाया था अभी। वो तो अभी कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए उसको अब ऐसा भूल जाओ कि वो क्यों है, वो समझा देता हूँ मैं बाद में। दैट्स द कॉन्सेप्ट, अभी समझाता हूँ व्हाई इट इज। अगर किसी पुली के दो ऊपर से रस्सी पास हो रही है, one end has acceleration A1, another end has A2, when pulley is going up by average of the two. थोड़ा टाइम लगता है नई चीज सीखने में, कोई बात नहीं, बट रिवाइज कर देना, छोड़ मत देना, जहां दिमाग पे जोर लगता है कौन लगाए। डोंट हैव दैट एटीट्यूड। ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट है T डॉट A। नाउ योर क्वेश्चन मिस्टर ऋषित, इसमें हम ये एवरेज क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन टू एक्सप्लेन योर डाउट। सपोज एक ब्लॉक इधर है, क्वेश्चन है कि हम इसमें ये एवरेज मेथड क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट इज एवरेज। उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस अनदर सिचुएशन। ये कहानी तो समझिए है क्या, ये दिस इज अ स्ट्रिंग, ये इधर एक पुली से आ रही है, दूसरी पुली के ऊपर से, दिस इज वन सिंगल स्ट्रिंग, नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थर्ड ब्लॉक A, B and C। सपोज A मूव कर गया x1 टुवर्ड्स राइट साइड, B मूव कर गया x2। ये समझ गया? हाउ मच पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज फ्री टू मूव डाउनवर्ड्स? x1 plus x2। अब पुली जब भी नीचे मूव करेगी तो वो टेढ़ा तो होगी नहीं, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड equal, obviously. So if pulley goes down by x, this portion needs to be filled by the string which is released. x equals to x minus x. So x plus x, ये जो string को fill करेगा वो कौन fill करेगा? जो ऊपर से move कर रहा है। The part of the string which is going downwards is x1 plus x2, and half of that will come on left side, half of that will come on the right side, is equal to 2x। यानी पुली नीचे जा रही है, the average of the two, because when pulley goes down or pulley goes up, both sides it has to cover the same distance. Same will be for acceleration, same will be for velocity, correct? मतलब ऐसा नहीं बना कि one end is going x1, another end is going x2. It has to be equally distributed on both the sides. So that's why 2x equals to x1 plus x2. That is the logic of average method. थोड़ा एक्सट्रीमली स्लो स्पीड हो गई है हमारी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की, कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स में, और वो इसीलिए है कि आप टाइम लगा के इसको समझ सके, बिकॉज ये थोड़ा टेढ़ी सी चीजें हैं जो कि दिमाग में आ तो जाती हैं लेकिन उतनी जल्दी निकल भी जाती हैं इफ यू डोंट रिवाइज इट। क्लास में समझ आ जाता है, जैसे घर जाते हैं सारा सा, क्यों? कि आपने दोबारा रिवाइज नहीं किया, जब तक अपने आप से नहीं बनाओगे टेंशन वेंशन x1 x2 मूवी की तरह साफ। That's why you are supposed to do practice. Next question is again from Esther Arora. This is a table, on both the side there is a
पुली yes, calculate the acceleration and tension. This is 10 kg, this is 5 kg, and it is 15 kg. Suppose similar question, not the same. Find acceleration and tension. Acceleration of each block, tension in each string. Surface is perfectly smooth. ये बिल्कुल बच्चों टाइप वाले क्वेश्चन है, मतलब पुली के लिए बच्चों वाला टाइप. लेफ्ट साइड से कोई पुल कर रहा है, राइट साइड से कोई पुल कर रहा है. व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. ऐसा एक शॉर्टकट मेथड हमने कुछ सीखा है. टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. सो क्विकली यू कैन गेट एक्सेलरेशन, और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो फिर we can find tension by using any of the string, any of the block equation. After this we'll start friction in today's class only. maybe बीच में एक छोटा सा पार्ट स्किप किया था हमने, that was variable mass system, क्योंकि वैसे अब वो जेई के सिलेबस में भी नहीं रहा है. करो बेटे, करो बात, मैं हूँ आपके साथ. ड्रॉ दी फोर्सेस. कौन कौन से फोर्स लग रहे? ड्रॉ दी फोर्सेस, राइट द इक्वेशन. अगर शॉर्टकट नहीं यूज करना, वन थिंग इज क्लियर कि जाएगा किधर मिस्टर विवेक? ये राइट साइड में नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड में नीचे जाएगा? राइट साइड से. क्यों? मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है. तो अगर ये नीचे जा रहा है, इसे ये भी उतना ही मूव करेगा राइट साइड में, और ये भी उतना ही मूव करेगा ऊपर की तरफ, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर. अगला स्टेप, ड्रॉ दी फोर्सेस. mg नीचे, टेंशन ऊपर. mg नीचे, टेंशन ऊपर. आ गया? हाँ भाई, क्या जरूरत नहीं है इसमें? T1 A1 A2 सब एक ही है, साथ में कनेक्टेड है सब एक ही रस्सी से. वो कॉमन सेंस है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये राइट में जाएगा, उतना ऊपर जाएगा. इसमें कोई A1 A2 A3 करने की जरूरत नहीं है. दैट इज फर्स्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन. दे ऑल थ्री ब्लॉक्स विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन. 15 kg नीचे की तरफ, 5 kg राइट की तरफ, 10 kg ऊपर की तरफ. अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. जहां जरूरत हो, जहां पे मल्टीपल मूवेबल पुलीज हो. मूवेबल पुलीज ये सारी फिक्स पुली है, इनके लिए कोई लोचा नहीं है, ये अपनी जगह पर. व्हेन देयर इज अ मूवेबल पुली, जैसे यहाँ पे थी मूवेबल पुली, उसके दोनों तरफ के एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकते हैं. ओनली देन यू हैव टू अप्लाई दैट पुली कंस्ट्रेंट. यस, आया किसी का आंसर? सेशन इज 2 मीटर पर सेकंड. इधर से कितना फोर्स पुल कर रहा है मिस्टर ऋषित? व्हाट इज दैट पुलिंग फोर्स? 15 जी. ये क्या है? वेट तो mg होता है. इधर 10 जी. तो बीच में तो जो वेट है वो उसके टेबल में नॉर्मल रेशियो ने संभाल रखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज बैलेंस बाय द टेबल नॉर्मल रेशियो. 15 जी, 10 जी. व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स? 15 जी minus 10 जी divided by total mass is 15 plus 5 plus 10. 15 plus 5 plus 10. नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट नहीं करना तो और अच्छी बात है. ये तो एक शॉर्टकट बताया था मैंने करने के लिए कि क्विकली आप आंसर निकाल सकते हो g/3. बट शॉर्टकट्स हमेशा नुकसान करते हैं.
सो असली वाला मेथड यूज कर लेते हैं, ड्रॉ द टेंशन, ड्रॉ द फोर्सेस, नेट फोर्सेस, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 20 प्लस 30 सॉरी, सो 5/3 जी को 10 पुट कर देंगे 5/3। थैंक यू। ईशान ये हमने पढ़ा है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर सपोज हमें ये नहीं अप्लाई करना है क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट है, तो हम पहले स्ट्रिंग में टेंशन ड्रॉ करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो 15 से 5 kg पे खत्म होगी। दिस इज वन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम। अब दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है ऑन द अदर साइड, इसमें डिफरेंट स्ट्रिंग होगी, टेंशन डिफरेंट होगा बिकॉज इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग। टेंशन इज T2, T2, T2। Now write the equation of each of the block for their motion। ये तो शॉर्टकट है जो कि शायद एग्जाम में ना अगर स्ट्राइक करे कोई बात नहीं। 15 kg के लिए इक्वेशन क्या होगी मोशन की, ईशान? इसकी इक्वेशन अब वो 15G हो गया, ठीक है। माइनस टी कौन सा, T1 की T2? T1 M2 कितना है? 15 ना। इक्वेशन फॉर 5 kg मिस्टर ऋषि, 5 kg राइट साइड में जा रहा है। T2 minus M1 इसके नहीं 5 kg, हाँ किधर जा रहा है, राइट। तो फिर फोर्स इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स? इधर T1 इधर T2, व्हाट इज द नेट फोर्स इन द राइट साइड? इक्वल टू 5 है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 है। ये ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब T1 T2 से बड़ा होगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? T1 माइनस T2 दैट इज ma। इसकी इक्वेशन बोल रहे थे कुछ, हाँ T2 minus M1G T2 माइनस 10G, ओके, इज इक्वल टू 10। वहां से तीनों को ऐड कर दो, T2 माइनस T2, T1 वही आ जाएगा जो ऊपर है। ईच ब्लॉक पहले फोर्स ड्रॉ करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या हुआ? इसको ऐसे T1 T2 सीधा ऐड कर दो, सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी डायरेक्ट एडिशन, विल या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। ये माइनस T2 प्लस T2 माइनस T2 प्लस T1 गॉन, 15G और माइनस 10G, 15G माइनस 10G इज इक्वल टू 38। एक्सेलरेशन आ गया, उसको वापस पुट कर देंगे इनमें से किसी भी इक्वेशन में, तो हमें टेंशन मिल जाएगा। पहले इक्वेशन में पुट करोगे तो 15G यानी 150 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 इंटू A इज 5/3। कैलकुलेट T1 फ्रॉम हियर। सही है। T2 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 5/3, और यहाँ से T2 कैलकुलेट करके T1 एंड T2 आ जाएगा। Yes, boss. वो 150 लगता G की वैल्यू डाल दी, G is 10। ग्रेविटी 9.8 होता है, उसको कैलकुलेशन सिंपलिसिटी के लिए 10 डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में 9.8 लिखा नहीं है तो। ओके, 2-3 और करेंगे पुली के क्वेश्चंस, देन मे वी विल मूव टू फ्रिक्शन। और
Find the expression of each block in the following diagram. और अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज है. There is a pulley, ideal pulley, massless. One side with a string, a single block is connected of mass, suppose 5 kg. On the other side, two different blocks are connected. One is of 3 kg, another is of 7 kg. Calculate the tension in each string. Again, a question from S. Arora. Calculate tension in each string. विवेक, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नाम क्या है? What are Newton's 3 laws of motion? That's the question. What are 3 laws of motion? Yeah? तुम्हारे क्यों थे? इतनी जल्दी आना था तो. Yes. Vivek, I asked you a question. All 3 Newton's laws of motion. So now, सर वो कहता था 15 के लिए लास्ट का लिखा T2 minus 5 15 g equal to लास्ट वाला सर no, बना लो यार. T2 minus 10g is equal to 10a. मास 10 kg था तो डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो देखने से काम नहीं चलता है. अपना डायग्राम खुद बनाना है. अभी नोटबुक डोंट हेजिटेट. यस, इसमें क्या है आंसर? दो अलग अलग स्ट्रिंग है. चाहो तो एक साथ ले लो. ये 70 न्यूटन नीचे, T1 इसका वेट होगा 30 न्यूटन नीचे, T2 और नीचे 50. किधर जाएगा ये? राइट में नीचे या लेफ्ट से नीचे? किधर से नीचे जाएगा? राइट में. तो पास जाता है. So they all will be moving with the same expression because they are connected. अब इनकी इक्वेशन लिख डालो सबकी. Right. Equation for 5 kg. So Vivek, 5 kg वाले के लिए इक्वेशन क्या होगी? तो विवेक, T3 है ही नहीं कहीं. कहाँ T2 minus T3? हाँ, T2 बस -50. n वहां पे न्यूटन है. ओके, इज इक्वल टू n कितने? 5. For 3 kg, heat equation for 3 kg. ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है ना. नीचे वाले फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए. which means 30 plus T1 ये नीचे लग रहा है, minus T2 is equal to 3a. क्या प्लस होगा? तो नीचे ही लग रहा है प्लस होगा. 30 भी नीचे, T1 भी नीचे. क्यों होगी 30? 30 का वेट है, वो ग्रेविटी ने लगाया. T1 टेंशन ने लगाया, स्प्रिंग ने लगाया. इक्वेशन फॉर 7 kg, मिस्टर ईशान. हाँ, तुम रहने दो, गोविंद से पूछ लेते हैं ऑनलाइन वाले. तो गोविंद, इक्वेशन फॉर 7 kg. डोंट फील being ignored. 7 kg का क्या होगा इक्वेशन गोविंद? 7 ही होएगा. हाँ, 7 ही. बस 7 इक्वल टू व्हाट? वही तो बताना है.
F is equal to ma ना, what is the net force? mg minus t1 Sir, 70 plus T1. y plus अपोजिट है तो माइनस होगा। सर वही मैं सर T तो ऊपर जा रही है और 70 वाली नीचे लग रही है तो माइनस T1 7 है वही। हाँ तो प्लस क्यों बोल रहे हो? 70 नीचे टी ऊपर अपोजिट है, Yes, sir. 70 माइनस टी इज इक्वल टू 7 है। सॉरी सर गलती से तीनों को ऐड कर दो, तीनों को। क्या नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन यार, समझना क्या है बच्चों वाली चीजें। ये ब्लॉक एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, कौन जीता? फ्री वाले की। इसको नीचे दो लोग खींच रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग खींच रहा है, दूसरा इसका वेट नीचे पुल कर रहा है। व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स? 30 प्लस T1, अपोजिट में कितना है? T2। तो नेट फोर्स इज 30 प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ma। तीनों को ऐड कर दोगे, सब T1 T1 T2 टू कैंसिल, ये माइनस T1 ये प्लस T2 ये माइनस T2 ये प्लस T2। 70 प्लस 30 is 100, 100 minus 50 is 50 is equal to 7, 5 plus 3 8 plus 7 15a, a is equal to 50 by 15 which is again 10 by 3। put back in these equations, हमें मिल जाएंगे accelerations की वैल्यू a1 a2 a3। थोड़ा लेवल अप करते हैं, ये इजी इजी वाले हो गए, थोड़े से और हायर। यस बॉस। हाँ ओके, सिंपल वाले हो गए, एक सिंगल पुली और सिंगल स्ट्रिंग। थोड़े से स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। मतलब इसमें तो ना वही है कि कभी लिमिट नहीं, खत्म कभी नहीं होंगे। अगर हम पूरा करना चाहेंगे या सारे पॉसिबल वैरायटीज करेंगे, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, करना क्या है और कैसे करना है। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज एन आइडियल पुली। एक तरफ पे मास है 10 kg का, on the other side is connected to another pulley, and on that pulley a string is passing। okay, सिचुएशन क्लियर? एक रस्सी के एक तरफ तो ब्लॉक लगाया हुआ है, सपोज इट इज 5 kg। दूसरा एंड किसी ब्लॉक से न लगा के एक पुली से लगा दिया, दैट पुली इज मूवेबल। और इसके एंड पे एक 5 kg और दूसरा 10 kg सपोज। पुली इज मासलेस जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। यू हैव टू कंसीडर पुली ऑलवेज टू बी आइडियल पुली। क्या कितना क्या है? अजीब सा क्वेश्चन है। अच्छा, टोटल देयर आर 3 ब्लॉक्स, एक 10 kg, एक 5 kg और दूसरा भी 5 kg। You have to find acceleration of each। हाँ तो खींचेगा ही ना। यस, A1 A2 A3 तीनों अलग होंगी, तीनों में आपस में किसी का कोई सही रिलेशन नहीं है। They all are independent। A1 होगी, बट होता होता जब ये पुली रेस्ट में होती, सेकंड पुली इज नॉट एट रेस्ट। समझ गए? If this pulley is at rest, only then we can say कि इनका ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन सेम होगा। अभी for this मूव करिए पुली, अभी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। मूवेबल पुली मतलब फिक्स नहीं है, इसको कील लगा के ठोक दिया यहाँ पे। अरे नीचे जाएगी यार, नीचे जगह नहीं थी, ऊपर बना दिया, कोई बात नहीं, खुश रहो। तो नीचे वाले का मास ना दिया है 10 kg। अब मेरी मर्जी, कहीं भी लगाए, क्या है, कोई जरूरी थोड़ी है 10 kg नीचे होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ जाएगा सर 5 kg। क्या समझे? मैं समझाऊं? ऐसे हाथ में पकड़ के छोड़ दिया,
अब ये अलग बात है कि नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, दोनों ही नीचे आएंगे, A3 A2 और ये A1 ऊपर। नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन कैसे जाएगा। बेटा ये पुली भी तो नीचे जा रही है, तो नहीं पता कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा। इफ दिस पुली इज नॉट मूविंग तब तो गारंटी है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, समझ गए। दिस पुली इज मूवेबल, इस पुली का भी एक्सेलरेशन है अभी कुछ, दिस पुली इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन A1, ये ऊपर जा रहा था इसलिए नीचे। कुछ भी हो सकता है, दोनों ऊपर भी जा सकते हैं, दोनों नीचे भी जा सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर भी जा सकता है। अभी हमें कुछ मैथमेटिक्स से पता पड़ जाएगा, अगर आपने जो अज्यूम किया है वो गलत है तो सॉल्व करके नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए आप कुछ किधर भी अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकली इट विल बी एडजस्टेड एज पर कैलकुलेशन। इसमें A1 A2 A3 में क्या रिलेशन है अंशिका? रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3। सब नीचे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है, वेरी गुड। अब हमें से एक मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए, A1 A2 इक्वल है, A3 इक्वल है। हाउ डू वी फाइंड दैट रिलेशन? अप्लाई एवरेज मेथड। नहीं होगी, वो तभी होगी जब वो पुली फिक्स होगी। इफ दैट पुली इज फिक्स। राधिका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3? Shreya, what is the relation between A1 A2 A3? मैदान में श्रेया, relation between A1 A2 A3, राधिका, anyone? Yes. A1 नीचे, ये A2 A3 नीचे। Apply average method. सिमरन, Sir, A2 plus A3 is equal to twice of सर A2 plus A3 is equal to twice of A1, वो ऊपर A1 है ना? हाँ ऊपर A1 है, पुली का एक्सलेशन उसके साइड की स्ट्रिंग्स का एवरेज होता है। A1 is A2 plus A3 by 2। एक स्ट्रिंग के ऊपर, एक पुली पे दो स्ट्रिंग पास हो रही है, एवरेज के लिए बाई 2 ही करते हैं। अगर दो हो तो एक एंड नीचे जा रहा है A2 से, दूसरा A3 से जा रहा है, दोनों का एवरेज है, पुली आ रही होगी नीचे। मतलब पुली से तो पुली से तो A1 ही कटा है ना, पुली इज गोइंग विद A1, पुली के एंड्स का है स्ट्रिंग का A2 और A3। अगर नीचे जाएगा पुली तो सर दोनों नीचे जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ओके वो डिपेंड करता है रिलेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है। A1 ज्यादा हो गया, A3 कम हो गया, तो ये ऊपर जा रहा होगा। लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिकली सॉल्व करके, अगर गलत है, हमने नीचे अज्यूम किया, अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो A3 की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। दैट मींस इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज गोइंग अप। बस हमें इस इक्वेशन को सही बनाना है। एवरेज मेथड से हमने निकाली है एक्सेलरेशन में रिलेशन। सेकंड स्टेप इज ड्रॉ द फोर्सेस P T T T। हमेशा केवल यहाँ पे शो करते हैं, ये ब्लॉक पे लग रहा है, ये पुली पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है, पुली पे लग रहा है। आइडियल पुली है, नीचे की तरफ T प्लस T 2T, ऊपर की तरफ भी होगा 2T 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 एंड 2T। 5G नीचे, 10G नीचे और इधर भी 5G नीचे। Write the equation of motion net force is equal to ma। इक्वेशन लिखते हैं for A, for B, for C। सर 2B 1 minus 5 50 5
2t minus 5g या 15 लो is equal to 5a1. Equation for b. चल है ना, हमने नीचे अज्यूम किया तो 5g minus t लिखेंगे, ऊपर अज्यूम किया होता तो t minus 5g लिखते. 5g minus t is 5a3. c b नीचे जा रहा है 10a2. अब हमने क्या करना है, a1 a2 a3 और t, चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन है. इन दिस इक्वेशन ऑफ a2 plus a3 is equal to 2a1. पहले इक्वेशन से a1, दूसरी इक्वेशन से a3 और तीसरी इक्वेशन से a2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. That's the easiest way to solve. यस बोलो. कहना चाह रहे हो? अगली क्लास में क्या पढ़ाया था सर ने? अच्छा, ये सर अब रिवीजन कराने वाले हैं ग्रेविटेशन के बाद, चैप्टर नंबर 1 से पकड़ लेना. बिल्कुल इसी वीक से स्टार्ट कर देंगे. आई थिंक हमने अटेंड की थी कल क्लास. क्या पढ़ाया सर ने? ग्रेविटेशन चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा एक दो क्लास में, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से. इसको क्या करेंगे हम, डायरेक्टली ऐड करने का कोई फायदा नहीं, वही क्वेश्चन मिल जाएगी जो पहले बनाई थी. यू हैव टू कैलकुलेट a1. पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो तो a1 आ गया. इस पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो तो a3 मिल गया. इस पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दो तो a2 मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूट हियर a2 plus a3 is equal to 2 times a1. 10g, g को हमने 10 ले लिया, so 100 minus t upon 10 plus a3 is 50 minus t upon 5 is equal to 2 times 2t minus 50 divided by 5. इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकालेंगे, फिर t को वापस इक्वेशन में पुट करके a1 a2 a3. ओके ज्यादा हो रहा है क्या? यस हमने a1 a2 a3 चाहिए ना, वो 5a1 था तो a1 के लिए 5 से डिवाइड कर दिया. a1 a2 a3 की वैल्यू क्यों चाहिए, मतलब ये सॉल्व करने का एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल लगता है. ये इक्वेशन बनाया था रिलेशन a2 a3 a1 और t, चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन है 1 2 3 एंड 4. सॉल्व करने का कुछ भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया. a2 निकालिए यहाँ से, इधर 10 था, 10 से divide. ये 5a1 था, 5 से डिवाइड कर दिया तो a1 आ गया. a1 की जगह पे a1 की वैल्यू, a3 की जगह पे a3 की वैल्यू t के टर्म्स में. इसको सॉल्व करके पहले टेंशन निकालेंगे. 20 आ रहा है. ओके किसी और का भी है ऑनलाइन आंसर? एनीवन गॉट 20? 40 by 5 minus 20. Okay, 20 plus 20 plus 20, that's 20 नहीं लग रहा शायद देखने में. ये 20 इधर आएगा, 20 plus 30 40 हो गया. 40 by 5 plus t by 5 become 5 and t plus t by 10, that's 11 t by 10. t is 400 by 11. Please check and confirm. $400 by 11 Newton is the tension in my calculation. बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो तो. इसके आगे के लेवल फिर हम फिर कभी नेक्स्ट राउंड में करेंगे.
ड्यूरिंग रिवीजन। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये समझ आ गया? इसमें ये हिंज पे कितना फोर्स है? 40 40 टेंशन आ गया 400/11। सोइनी, व्हाट इज द टेंशन? सोइनी, is it 400/11? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस पढ़ते पढ़ते दिमाग में। Sir, I got 400/11. ओके, वेरी नाइस, गुड। ये सब अभी ऐसा जरूर टाइप ही है क्वेश्चन, नॉट मच बियॉन्ड, बट कॉन्सेप्ट आपको थोड़े फील करने, लर्न नहीं करने, फील करने। करेक्ट? ये समझ गए दोनों के सेशन सेम क्यों नहीं है? Because this pulley is also going down. It is possible कि A1 A3 से बड़ा हो, फिर नीचे की जगह ऊपर जाना होगा। It is also possible कि relatively A1 is greater than A3। हो सकता है ये वैसे तो नीचे जा रहा है कि हमें क्या लगेगा ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि pulley is going down more than the block। अब हमने जो कुछ वर्कशीट्स सेंड की थी आपको, उसमें थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक फ्रिक्शन का तो टाइम नहीं है। डीपीपी ऑफ टेंशन स्ट्रिंग ऐड हो गया ग्रुप में? नहीं, क्या बात कर रहे हो? किसी को तो ऐड किया हुआ, मुझे लगा शायद तुम्हारा नंबर है। पापा का नंबर था, पापा को ऐड करेगी तुम्हें? तो तुम्हारा नंबर नहीं था ना, नंबर दे देना ज्यादा टाइम मैम को, जो नंबर होगा वही तो ऐड करेंगे ना। केमिस्ट्री में सर ने ऐड किया तो मैम को फिजिक्स की क्या दुश्मनी है? अभी करा देते हैं, कोई नहीं, डोंट वरी। टेंशन स्ट्रिंग, ओपन दैट वर्कशीट। कुछ क्वेश्चंस हम उसके करेंगे बिकॉज थोड़ी एनर्जी लाओ यार। बैच में क्या हो रहा है, लोग डल से हो रहे हैं। यस, दिस इज डीपीपी नंबर 3 आई गेस। डीपीपी नंबर 3, टेंशन इन द स्ट्रिंग है अभी। वेरी गुड, मैं ये बना देता हूँ फिर बोर्ड पे। दिस क्वेश्चन इज फाइंड दी इसको फ्राइडे करना, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ। जो आपके पास नहीं है डीबीबी तो लीव इट। ओके, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस ऑन दी सेम कॉन्सेप्ट। पुली एंड आइडियल स्ट्रिंग पासिंग ओवर। Next concept we have to do is friction and wedge constraint. Calculate the force on the clamp. Clamp मतलब ये जहां पर ये ऐसे force on hinge और clamp। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है जेई में, बट उसमें पुली का भी मास था, तो हम पुली का भी मास कर लेते हैं 10 kg, 1 kg। 1 kg is mass of pulley, 5 kg उससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई है साइड में,
स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक, we have to calculate the force on this hinge. Logic concept मतलब logic का मतलब you have to understand, ये pulley fix है, fix equilibrium में निकल के बाहर नहीं आ रही है, that means what is the net force? 0. स्ट्रिंग के ने पुली पे कितना फोर्स लगाया है, we have to calculate that force. ये will this block go downward, will this accelerate? No. Why? Because other end is fixed. जितना नीचे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, उतना ही ऊपर टेंशन होगा, उतना इधर स्ट्रिंग में टेंशन होगा, बिकॉज आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इज सेम. पुली पे और कोई फोर्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू? पुली का खुद का वेट, पुली का खुद का भी बात है ना अभी 1 kg, उसका भी वेट लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, mg is 10. नाउ ऑन दिस पुली व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड फोर्स? एक स्ट्रिंग ने लगाया T और एक इसका खुद का वेट, T कितना है? is 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, तो ये 50 लग रहा है नीचे की तरफ और ये 10, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज 60, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 50. ऑन दी पुली लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा था? टेंशन, जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है. नीचे एक टेंशन भी लग रहा है और इसका खुद का वेट भी लग रहा है. जितना भी पुली पे फोर्स है सारा का सारा फोर्स इस हिंज ने संभाल रखा है. So the net force on the pulley is resultant of these two perpendicular forces का resultant root of a square plus b square is net force. जितना पुली पे फोर्स है उतना हिंज ने अपोजिट फोर्स लगाया है, which will be this, जो भी आएगा 10 root 41 में. और okay, net force on pulley is 0. स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया पुली पे वो कैलकुलेट कर लें. अगर जितना पुली के ऊपर फोर्स है उतना ही पुली के ऊपर सपोर्ट ने फोर्स लगा रखा है, सो दैट पुली इज नॉट फॉलिंग. ये 50 वाला कहाँ लग रहा है? ये 50 लग रहा था, 5 kg का वेट, ये नीचे, इसको किसने संभाला? ऊपर टेंशन ने. इसका तो टेंशन की वैल्यू 50, ये टेंशन जितना नीचे लगता है उतना ऊपर लगेगा, उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ भी लगेगा. Tension is same at every point in an ideal string. Yes or no? Next, ये 36 plus 25 कितना होता है? 36 plus 25 61. 10 root 61 Newton is the force applied by the clamp in opposite direction. बिल्कुल जाओ यार. What is the force on the clamp? What is the force on the clamp? Find the acceleration and what is the force on this support or clamp or hinge. तो यार चलो हिंट सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरल हो सकता है. इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, टेंशन कितना होगा? 100. obvious सी बात है, अगर फोर्स ज्यादा लगाया और टेंशन कम हो तो टूट जाएगा. जितना फोर्स उतना ही टेंशन, सो T is 100. दूसरी तरफ भी, बिकॉज इट इज एन आइडियल स्ट्रिंग, टोटल फोर्स पुली पे नीचे 2T, उतना ही ऊपर फोर्स लग रहा होगा 2T, which is 200 न्यूटन. The force applied by clamp is 200 Newton.
स्ट्रिंग में फोर्स जितना हम लगाते हैं उतना ही टेंशन फोर्स डेवलप होगा, तब भी वो स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। अगर हमने 100 लगाया और स्ट्रिंग में टेंशन कम है तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन कितना है वैसे? अगर एक्सेलरेशन निकालना होता तो ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स, इधर 100, नीचे की तरफ है 200, तो ये नीचे जाएगा। 200 minus 100 divided by 20, which is 5 meter per second square. This is the downward acceleration. एक last concept for today is, last question for today. Again, it is from SL Arora. SL is a very decent kind of book, except वो एक mistake छोड़ के, N and Mg are exchange pair. हाँ, बेटा समझ आ रहा है? सन्नाटा हो जाता है फिर इसी क्लास में। Hopefully. One last -5 आ रहा हो 5 आ रहा है। सर। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसका क्या मतलब होता है? तो आपने ऊपर लिया था, उसका मतलब कि वो नीचे जा रहा है। If it comes out negative, that means the acceleration, actual acceleration is opposite to the assumed direction. If you are assuming upward और negative है, मतलब वो downward जा रहा है। अगर आपने downward assume किया और negative आ गया, means it is going upward. ओके सर। तो इसलिए मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी आपकी उस मिस्टेक को जो आपने assume करने में किया हुआ है, बशर्ते आपने इक्वेशन सही बनाई हो अकॉर्डिंग टू योर assumed डायरेक्शन। अगर नीचे की तरफ एक्सटेंशन लिया तो नीचे वाले फोर्स को ही रेटेड फोर्स अज्यूम करेंगे, ऊपर की तरफ लिया तो ऊपर वाले को लेंगे। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सेल्फ। देयर इज अ रिजिड वॉल, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुली एंड दिस पुली इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ 100 kg मास। दिस इज फिक्स्ड वॉल, इस एंड को किसी पर्सन ने पकड़ के खींच रहा है। The other end of the string is pulled by a force of 20 Newton. Find the acceleration of the block. Okay, that's the last question for today. दिमाग खाली हो जाता है बहुत जल्दी। विवेक, घूरो मत यार, करो उसको पेन पेपर। It's a very simple question, by the way. Extremely simple question. देखने में कुछ भी खतरनाक सा लग रहा हो। इधर force 20. What is the force on the other side? 20, because it is the same string. 20. What is the total force on the pulley? 40 Newton. Either 40, so ideally 40 इधर opposite होना चाहिए. The same will be on this other side. So 40 Newton is the force applied. Block पे force कितना आया? 40. Mass कितना है? 100. Acceleration is force upon mass. 40 upon 100, which is 0.4 meter per second square. Exercise on page number 5.35 is in homework based on the same concept. हमने most of the questions कर लिए हैं और जो remaining थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं that we will do on Friday. Next class में एक छोटा सा और concept रहता है wedge constraint. ये मैं अलग अलग इसलिए करा देता हूँ टॉपिक डाल के और हेडिंग, क्योंकि ये बुक में इतना क्लियर कट क्लासिफिकेशन है नहीं।
व्हेन यू सी द क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन में वेज कंस्ट्रेंट लगेगा, इसमें पुली कंस्ट्रेंट लगेगा, इसमें कुछ physics is very easy and interesting subject if you start grasping it from the fundamental and concept, right? तो इसलिए जरूरी है थोड़ी प्रैक्टिस करके और आपको समझ में आए किधर फोर्स ऊपर लगता है किधर फोर्स नीचे लगता है, टेंशन लेफ्ट कब राइट, देन यू विल एंजॉय इट। ओके, मिलते हैं वेडनेसडे को। थैंक यू।